हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गुरुकुल। आई एम वैभव और आज आपके लिए एक चैप्टर और लेके आए हैं आपकी स्टडी को और ज़्यादा बूस्ट करने के लिए, जिससे आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर पाएं। और स्टूडेंट्स, उस चैप्टर का नाम है आपका एग्रीकल्चर। अब भाई एग्रीकल्चर तो बहुत ज़रूरी है, बोर्ड के लिए तो ज़रूरी है ही है। बड़ा चैप्टर है, ज़्यादा मार्क्स आपको दिलवाएगा। प्लस आप भाई बोर्ड देने जा रहे हैं तो कुछ खा पी के ही तो जाएंगे, ऐसे तो चले नहीं जाएंगे जस्ट खाली पेट चले गए। तो भी तो एग्रीकल्चर बहुत ज़रूरी है। भाई आपको क्या खाना है, आपका जो भी फेवरेट खाना है वो कहाँ से आएगा, बिना एग्रीकल्चर के तो आ नहीं सकता। तो जब हमारे लिए जरूरी है, बोर्ड के लिए जरूरी है, तो फिर इस चैप्टर को करते हैं स्टार्ट और बहुत अच्छे से समझते हैं कि भाई एग्रीकल्चर की क्या इंपॉर्टेंस है, एग्रीकल्चर क्या करता है, एग्रीकल्चर का क्या रोल है, सारी चीजें समझेंगे। अच्छा, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कौन सा सेक्टर होता है हमारा, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी हम चलते हैं आगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब सबसे पहली बात तो इंडिया में एग्रीकल्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिया की तो बैकबोन है वो। अब इंडिया की बैकबोन क्यों है? इसलिए है क्योंकि ज्यादातर लोग हमारे यहाँ किस चीज में वर्क कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में। आपके भी घर में लोग वर्क कर रहे होंगे एग्रीकल्चर में, खेत होगा उसमें काम करवा रहे होंगे, सारी चीजें हैं। ऐसा भी हो सकता है किसी के में ना हो, बट एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट तो सभी यूज कर रहे हैं। अब इसको समझिए, इंडिया इज एन एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट कंट्री और ग्लोबली ग्लोबली इंपॉर्टेंट है इंडिया, यानी हम जो उगा रहे हैं वो सब खा रहे हैं। आइए आपको बात समझ में। और क्या है, 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज एंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, यानी टू थर्ड का मतलब हुआ ऑलमोस्ट 66% लोग हमारे एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, किसी ना किसी तरीके से लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर ही एग्रीकल्चर कर रहे हो, ये बात समझे आप। अच्छा, इट इज अ प्राइमरी एक्टिविटी प्रोड्यूसिंग फूड एंड रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज, यानी कि ये क्या कर रहे हैं, रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस कर रहे हैं इंडस्ट्रीज के लिए, यानी सेकेंडरी सेक्टर को हेल्प कर रहे हैं वो, है ना। एक दूसरे का एकदम मदद करके चले, भाईचारा चल रहा है इनका। अच्छा, और क्या है, हम कुछ चीजें एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। अब एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं, हम टी को, कॉफी को, स्पाइसेस को, इनको हम एक्सपोर्ट करते हैं। अच्छा, अब ये भी हम समझ गए। अब ये समझ गए तो हमें ये समझना इंपॉर्टेंट है कि भाई इसमें से हमसे पूछेगा क्या, आखिर करेंगे क्या ये सब, कैसे हमें ये बोर्ड में हेल्प करेगा। तो हमसे पूछेगा एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडिया, ऑफ इंडियन इकोनॉमी, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। आपसे स्टेटमेंट से पूछ लेगा भाई कैसे बैकबोन है, तो आप ये सारे पॉइंट आराम से लिख के आएंगे और उसको बता के आएंगे कि भाई इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है। इसके आगे हमें क्या करना है, तो इसके आगे देखते हैं। अब देखिए, एग्रीकल्चर हमको समझ में आ गई कि भाई एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट है। अब एग्रीकल्चर के टाइप क्या है, यानी कितने तरीकों से खेती हमारे यहाँ पे हो रही है। तो उन्हीं में से पहला टाइप है हमारा प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। अब प्रिमिटिव का मतलब क्या है, प्रिमिटिव मतलब पुराना, पुराने तरीकों से आप कर रहे हैं और एकदम सबसिस्टेंस लेवल पे कर रहे हैं। मतलब कोई ये नहीं कि आप बहुत बेचने के लिए कर रहे हैं, बस आप कर रहे हैं कि आपका पेट भर जाए और बाकी आपको कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, ये आप ऐसे नहीं कर रहे हैं कि आपको अपने लिए करना है, वहां पे इतनी चीजें अवेलेबल ही नहीं है। सपोज टेक्नोलॉजी नहीं है, वहां की मिट्टी सही नहीं है, क्लाइमेट इतना सही नहीं है, तो फिर भाई कम ही खेती होगी। तो वो इसको समझ के भी देखते हैं। प्रैक्टिस ऑन अ स्मॉल पैच ऑफ लैंड विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स लाइक हो, डाउ एंड डिगलिंग स्टिक्स, यानी टूल्स भी हम इसमें बहुत एकदम प्रिमरी टाइप के यूज कर रहे हैं, बहुत प्राइमरी टाइप के। डिपेंड्स ऑन मॉनसून, मॉनसून पे डिपेंड है हम इस पे। ऐसा नहीं है कि भाई ट्यूबवेल वगैरह, वाटर की पूरी फैसिलिटी, इरिगेशन की कैनाल्स वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पे। मॉनसून पे आप डिपेंड है, तो खेती ऑब्वियस बात है कम होगी। नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल पे डिपेंड है, कोई फर्टिलाइजर, कोई मैन्योर कुछ नहीं यूज कर रहे हैं, तो इसकी वजह से भी भाई आपकी खेती थोड़ी कम ही होगी। अच्छा, इसको हम बोलते क्या, स्लैश एंड बर्न भी बोल देते हैं, यानी इसी का एक टाइप है स्लैश एंड बर्न। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आपसे ये भी पूछेगा स्लैश एंड बर्न क्या है, स्लैश एंड बर्न के अलग अलग नाम पूछेगा, टाइप पूछेगा, वो हम आगे पढ़ने भी वाले हैं। अच्छा, और क्या है, फार्मर्स क्लियर पैच ऑफ लैंड टू प्रोड्यूस सीरियल टू सस्टेन फैमिली, यानी एक उनके पास थोड़ी बहुत जमीन होती है, अपनी फैमिली के लिए उतने पे अपना उगा लेते हैं और अपना काम बना के बस आराम से खा पी के वो सो जाते हैं, है ना। पढ़ाई भी करते हैं लेकिन वो साथ में। सॉइल फर्टिलिटी इज रिप्लेनिश नेचुरली बाय शिफ्टिंग। अब एक देखिए, स्लैश एंड बर्न में क्या करते हैं, हम खेती को शिफ्ट करते हैं, यानी एक जगह पे खेती करी फिर दूसरी जगह पे करी। तो जब आप दूसरी जगह पे कर रहे हैं तो जो पुरानी वाली जगह है उसकी फर्टिलिटी अपने आप रीगेन होगी, बिल्कुल होगी। अच्छा, स्लैश एंड बर्न को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि भाई ये क्या चीज है। जब ये इतनी इंपॉर्टेंट है ही है, इसको आप बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट समझिए, है ना। चलिए, इसको अगर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही है तो इसको अच्छे से हाईलाइट कर देते हैं। स्लैश एंड बर्न, अच्छा इसको समझिए, इसमें करते क्या है, हम एक जगह पे गए, वहां पे बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, उनको सबको काटा काटा तो उनके बहुत सारे जो जड़ें वगैरह वो अभी लगी हुई हैं,
तो उसको और ज्यादा थोड़ा फावड़े वगैरह से काट के और उसको वहां पे आग जलाई तो वो सारे राख बन गए, उनकी जो ऐश है, जो राख है, वो मिट्टी में मिला दी, जिससे उसकी फर्टिलिटी थोड़ी सी और बढ़ गई, इसीलिए इसका नाम है स्लैश एंड बर्न। अच्छा, इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि भाई जब तक हमने वहां पे खेती करी, जब तक हो रही थी, फिर अगर वहां पे कोई भी प्रॉब्लम आती है, भाई अब खेती अच्छे से नहीं हो रही है, तो दूसरी जगह पे जाके हम सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। अच्छा, पुरानी वाली जगह पे तब तक जो फर्टिलिटी है वो भी रिगेन हो जाएगी, तो इस वजह से ये इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन हम बोलते हैं। और ये किस टाइप की? ये प्रिमिटिव टाइप की है, तो इतना आपको याद रखना है। आगे जाके स्लाइड्स में हम इसके अलग अलग नाम पढ़ेंगे, उसके पहले यहाँ पे हम ये देखते हैं ऐसे क्वेश्चन क्या आएगा। तो वाई इज द लैंड प्रोडक्टिविटी लो इन प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, और 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा और आपको ये लिख के आना है ना, इनके आंसर आपको मिल ही जाएंगे। तो और समझते हैं फिलहाल, ये आपके कुछ नाम है आपकी स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन के, जिसका दूसरा नाम क्या था? एक तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन, तो इसका नाम है ही है, उसके अलावा अलग अलग जगहों पे इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो वो हमको पढ़ना पड़ेगा। देखिए, नॉर्थ ईस्ट इंडिया यानी असम मेघालय में इसको बोलते हैं झूमिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट जो नाम है वो झूमिंग ही है, तो ये आप आराम से याद रखेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम है इसका वो है झूमिंग। चलिए अब इनके आगे वाले नाम हम और समझते हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश में इसी को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं बेवा या दैया बोलते हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश में इसको क्या बोलते हैं? तो पोडू या फिर पेंडा बोलते हैं। वेस्टर्न घाट्स में इसी को कुमरी बोला जाता है। मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका में इसको मिल्पा बोला जाता है, और ब्राजील में इसी को रोका बोला जाता है, और वियतनाम में इसी को राय या फिर रे बोला जाता है। तो ये चीजें आपको अच्छे से याद करनी है। अच्छा, मैक्सिको को भी मेहिको बोला जाता है, ये भी आपको पता होगा, ये कल्टीवेशन का नाम नहीं है, जस्ट मैक्सिको का नाम बता रहा हूँ, बाकी ये नाम आपको याद रखने ही रखने हैं। और इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है झूमिंग, और झूमिंग बोला जाता है हमारा असम और मेघालय साइड में। ये बात आपको बहुत अच्छे से, ये स्लाइड आपको याद करनी ही करनी है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अच्छा देखिए, अभी हमने कौन सी टाइप की जो एक हमारी जो खेती का टाइप था वो समझा, प्रिमिटिव। इसके बाद इसका सेकंड टाइप है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अच्छा, एक छोटी सी बात नोटिस कीजिए, सब्सिस्टेंस वर्ड इसमें भी जुड़ा है और उसमें भी जुड़ा था, यानी इसमें भी भाई एकदम मजे वाली खेती तो हम नहीं कर रहे हैं। खेती भले ही ज्यादा कर रहे हैं क्योंकि इंटेंसिव लगा है, लेकिन एकदम प्रॉपर लेवल पे नहीं कर रहे हैं इसे भी। अच्छा, तो प्रॉपर लेवल पे नहीं कर रहे हैं तो फिर कैसे कर रहे हैं? इसमें बात यह है कि देखिए, इसमें खेती ज्यादा हो रही है बट पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है। अब वो पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है तो उसको खिलाने के लिए भाई हम खेती कर रहे हैं। कितना खाएंगे पता नहीं लोग, बट उसके लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो खेती ज्यादा हो रही है वो हो रही है पॉपुलेशन के लिए, है ना। आपको ये बात समझ में आई? मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन ही इतनी ज्यादा है कि उनका पेट भरने के लिए हमें बहुत ज्यादा इंटेंसिव खेती करनी पड़ रही है। लेकिन यहाँ पे हम अलग अलग मॉडर्न मशीनरी का यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे लेबर को लगाए हुए हैं कि करो भाई काम, खाना है तो काम करो। इस टाइप की यहाँ पे खेती हो रही है। हाई प्रेशर, यानी लैंड पे प्रेशर कैसा है? हाई है। प्रैक्टिस इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन एरियाज, तो क्या यूपी में होती होगी? ऑब्वियसली होती है ना। ऑन लैंड इनॉर्मस प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर लैंड ड्यू टू डिवीजन ऑफ होल्डिंग, यानी यहाँ क्या कह रहा है? आपसे ये कह रहा है कि जैसे भाई एक किसान के 4 बच्चे हैं, तो उनके पास जो खेत होगा वो सब में बट जाएगा, है ना। अब वो बढ़ जाएगा तो उनकी जो लैंड होल्डिंग है वो कम हो गई, और ऐसे करे वो कम होती जाएगी, तो जो लैंड पे प्रेशर है वो बिल्ड होता जाएगा। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे मॉडर्न इनपुट हम यूज तो करते हैं बट इतने ज्यादा नहीं करते, बहुत कम करते हैं, यानी कमर्शियल वाले से कम करते हैं, इतना समझ लीजिए आप। और प्रिमिटिव वाले से ज्यादा करते हैं, ये बीच वाला है। लेबर इंटेंसिव ज्यादा होगा ये, मतलब खेती के इनपुट भी हम इतने ज्यादा नहीं यूज करेंगे, लेबर ज्यादा काम करेगी। आपने देखा होगा खेतों में एकदम लेबर आती काफी सारी काम करने, बस वो वाला है। फार्मिंग यूजिंग हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट एंड इरिगेशन फॉर हायर प्रोडक्शन, यानी ये चीजें यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। ये आपको समझ में आया? अच्छा, और क्या है? द राइट टू इनहेरिटेंस हैज रेंडर्ड द लैंड होल्डिंग साइजेज अनइकोनॉमिकल, फोर्सिंग फार्मर्स टू टेक मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम लिमिटेड लैंड, यानी कि भाई लैंड लिमिटेड है, उसको भी आपने बांट दिया तब वो और कम हो गई। और ये किस राइट की वजह से? राइट टू इनहेरिटेंस की वजह से। आपको भाई आपके बच्चों को आपकी जो आपकी प्रॉपर्टी है वो बांटनी पड़ेगी। अच्छा, यहां से क्या क्वेश्चन पूछेगा? तो एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, 3 मार्क के लिए पूछेगा। इतना आप लिख के आएंगे और इतना आपके लिए काफी है, आपको मार्क्स भी मिल जाएंगे। अच्छा, अब इंटेंसिव हो गई, प्रिमिटिव हो गई, तो तीसरी कौन सी बची? कमर्शियल। अब कमर्शियल तो नाम से ही आपको क्लियर है। इसमें क्या है कि भाई इसमें हम एकदम जो खेती करेंगे वो सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वहां पे पॉपुलेशन तो कम होगी, मॉडर्न मशीन लगा लगा के इतनी खेती कर रहे हैं कि पूरे देश भर को बेचेंगे, एकदम बड़े लेवल पे काम हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो इसी को बोलते हैं कमर्शियल। अच्छा, इसके मेन फोकस क्या होंगे? तो मेन फोकस इज ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्टिविटी फॉर मार्केट सेल, मार्केट सेल के लिए कर रहे हैं। मेन काम है कि बेचो और बेचो बस, है ना। यूज HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स को हम यहाँ पे
यूज करेंगे जिससे और ज्यादा एकदम। और जो ये सीड्स कैसे है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है, तो और ज्यादा इनसे प्रोड्यूस मिलेगा हमको। केमिकल फर्टिलाइजर यूज करेंगे, पेस्टिसाइड यूज करेंगे। तो देखिए जब इतना सब कुछ यूज हो रहा है तो ये भले ही चीजें थोड़ी अनहेल्दी होंगी लेकिन प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगा, ये चीजें यहाँ पे। प्लांटेशन, प्लांटेशन भी इसका टाइप है, अ सिंगल क्रॉप ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया, एग्जांपल टी कॉफी, ये कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा और क्या कर रहे हैं, इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, यानी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को जोड़ के रखा है कमर्शियल फार्मिंग ने, काफी ज्यादा जोड़ के रखा है। देखिए इंटेंसिव वाली पे तो अपने आप ही खत्म कर लिया, लेकिन इंडस्ट्री को प्रोवाइड तो यही कर रही होगी सबसे ज्यादा, है ना। रिक्वायर्स कैपिटल इंटेंसिव इनपुट एंड माइग्रेंट लेबर, यानी हमें यहाँ पे लेबर भी चाहिए, हमें बहुत सारा इनपुट भी डालना पड़ेगा उसमें, इतना सब काम इसमें हमें करना पड़ेगा। अच्छा यहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा, हाउ डज द डिग्री ऑफ कमर्शलाइजेशन वेरी बिटवीन स्टेट्स, यानी अलग अलग स्टेट में कमर्शलाइजेशन की डिग्री कैसे वेरी करती है। जैसे यूपी में इंटेंसिव फार्मिंग कर रहे हैं, कमर्शियल फार्मिंग हम पंजाब में कर रहे हैं, हरियाणा में कर रहे हैं, है ना। तो ये ऐसे करके ये वेरी करती है। और देखते हैं और क्या है इसमें। अच्छा इसके बाद है आपके क्रॉपिंग सीजन्स, इसके बाद आपके क्या है स्टूडेंट्स, क्रॉपिंग सीजन, यानी किस जगह पे भाई किस समय पे हम कौन सी खेती करते हैं। तो आपकी तीन सीजन है आपके, रबी, खरीफ और जायद। रबी कब है, विंटर में, खरीफ कब है, मानसून में, और जायद कब है, समर में। आराम से गर्मी में आप पड़े हुए हैं, आराम से एसी पंखा कूलर चला के वाटरमेलन खा रहे हैं, तो वो आपकी खेती कौन सी है, जायद वाली है ना। अच्छा ये कब है इसका सोइंग पीरियड, जैसे राबी का बोलूं मैं तो इसको सोइंग करेंगे अक्टूबर से दिसंबर में, और हार्वेस्ट यानी इसको काट लेंगे कब, अप्रैल से जून में। ये करेंगे हम खरीफ वाली जून से जुलाई में, और इसका जो हार्वेस्टिंग पीरियड है वो है सितंबर से अक्टूबर में। अच्छा इसके बाद सोइंग पीरियड हमारी जायद वाली का मार्च से जून में, और ये वेरी करता है कि भाई कौन सी फसल कितने दिनों में तैयार हो गई, उसको कर लेंगे। अच्छा है कौन सी, तो देखिए राबी वाली में आएगी आपकी वीट, बार्ले, पीज, मस्टर्ड, ये आ जाएगा। और आपकी खरीफ वाली में पैडी, मेज, ज्वार, कॉटन, ये आ जाएगा। और जायद वाली में वाटरमेलन, क्यूकम्बर और फॉडर। तो फॉडर आपको नहीं खाना है, आपको बचे बाकी दो चीजें खानी है। अच्छा इसके बाद यहां से क्या क्वेश्चन पूछेगा आपको, रबी खरीफ में पूछ लेगा, तीनों सीजन पूछ लेगा, ऐसे करके क्वेश्चन यहां से पूछेगा स्टूडेंट्स। अच्छा इसके बाद क्या है, अब सब हमने समझ लिया भाई सीजन कौन से है, सब कौन सा है, खेती क्या हो रही है, कितने टाइप की खेती है। अब हम देखेंगे कि कौन सी मेन फसल है जो हम उगा रहे हैं। तो सबसे पहली कौन सी है, राइस। पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा क्या उगाया जाता है, राइस उगाया जाता है। तो स्टूडेंट्स जब राइस सबसे ज्यादा हो ही रहा है तो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो अच्छा ये खरीफ का टाइप है, यानी कौन सी फसल है, ये खरीफ की फसल है। इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना, चाइना के बाद सेकंड लार्जेस्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके अलावा जो टेम्परेचर है यहाँ पे 25 से ज्यादा चाहिए, रेनफॉल हमें 100 सेंटीमीटर से ज्यादा चाहिए, थोड़ा ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए इसके लिए। एक वर्ड और लिख सकते हैं आप यहाँ पे कि हमें थोड़ी सी ह्यूमिडिटी चाहिए होगी, है ना। उसके अलावा स्टेट है जैसे वेस्ट बंगाल, पंजाब, हरियाणा, कोस्टल एरिया, यहाँ पे इसको उगाते हैं क्योंकि पानी ज्यादा चाहिए, ऑब्वियस बात है। अच्छा यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछेगा, राइस के बारे में बताइए, यही पूछेगा। मेंशन द जियोग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ राइस, 5 मार्क्स में पूछेगा, ये सब आपको लिख के आना है। अच्छा अगर राइस की बात हो ही रही है तो फिर बताइए क्या वीट की बात नहीं होगी, बिल्कुल होगी। क्या रोटी नहीं खाते आप, रोटी खाते हैं। और हमारे जो आसपास एरिया है यूपी वाला या और हरियाणा वाला या उसके दिल्ली वाला, वहां पे तो रोटी ज्यादा खाते हैं, है ना। राइस तो थोड़े कभी कभी खाए जाते हैं। अच्छा उसके अलावा है ये राबी है, राबी क्रॉप की फसल है ये। उसके अलावा रिक्वायर क्या चाहिए, कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए, ब्राइट सनशाइन चाहिए, जो कि हमारे यहाँ है। एलिवियल सॉइल भी है, आराम से उगा लेंगे, कुछ भी उगा लेंगे हम तो भाई, हमारे एलिवियल सॉइल है ना। रेनफॉल हमें 50 to 75 सेंटीमीटर चाहिए, है ना। और जो ये यहाँ पे उगता है तो गंगा सतलज प्लेन है, ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ डेक्कन है, यहाँ पे आराम से उगा सकते हैं इसको। स्टेट हमारे पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, राजस्थान, ये सारे हमारे स्टेट्स हैं। अच्छा यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा, यहाँ से कहेगा कि भाई सब कुछ बता दीजिए वीट के बारे में, आपको बता दे रहा है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। वाई इज ब्राइट सनशाइन रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ राइपनिंग ऑफ वीट, तो ये आपको लिख के आना है, इसके आपको सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड भी करे जाएंगे। अच्छा इसके बाद क्या है, तो इसके बाद और हमारी फसल है, तो अगली वाली फसल है मिलेट्स एंड मेज। तो क्या होता है मिलेट्स एंड मेज, तो जो हमारा कोर ग्रेन होता है, ज्वार, बाजरा, रागी, वो है हमारे मिलेट्स। तो देखिए ज्वार, बाजरा, रागी हाई न्यूट्रिशन वैल्यू, यानी कि न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत हाई होती है, काफी हेल्दी होती है। रागी इज रिच इन आयरन एंड कैल्शियम। ज्वार इज द थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट क्रॉप ऑफ इंडिया, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा एक चीज मैं आपको और बताऊं, इसको कोर ग्रेन बोलते हैं, यानी इसका जो दाना होता है वो मोटा होता है, जैसे आपने देखा होगा बाजरा की रोटी गेहूं की रोटी से थोड़ी थिक होती है ना। अब एक बात और, इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू भी आई है, प्लस इसको उगाने में पानी, फर्टिलाइजर, केमिकल वगैरह इन सब की बहुत ना के बराबर नीड पड़ती है। और अब पुराने एंशिएंट टाइम पे जाएंगे तो लोग कोर ग्रेन ही ज्यादा खाते थे, मिलेट्स ज्यादा खाते थे, उनमें एनर्जी भी ज्यादा होती है, उनमें सारे जो विटामिन है इंपॉर्टेंट वाले वो भी ज्यादा होते हैं, तो ऐसा कुछ है।
अच्छा, इसके अलावा हम मेज की बात करते हैं। तो देखिए मेज क्या होता है हमारा, मेज मतलब आपके पॉपकॉर्न। अब मेज को एज फूड एंड फॉडर दोनों तरीके से यूज किया जाता है। अब आप बताइए, आप फॉडर की तरह यूज करते हैं कि फूड की तरह? खरीफ की फसल है ये, रिक्वायरिंग टेम्परेचर ऑफ 21 डिग्री सेंटीग्रेड टू 27, ग्रोज वेल इन ओल्ड एलुवियल। अच्छा, ओल्ड एलुवियल का नाम क्या है? मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था, उसमें आपको बताया था कि ओल्ड एलुवियल को क्या कहते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ओल्ड को बोलते हैं बांगर, तो फिर नई को क्या बोलते हैं? नई को बोलते हैं खादर। इतना आपको पता होना ही चाहिए। अच्छा, किस जगह पे कौन सी फसल उग रही है ये भी पता होना चाहिए। तो देखिए कर्नाटका और एमपी और यूपी, यहाँ मेज की खेती ज्यादा हो रही है। महाराष्ट्र और कर्नाटका में देखेंगे तो ज्वार, और राजस्थान में देखेंगे तो बाजरा। बाजरा आपका आराम से उगाया जा रहा है राजस्थान में। अच्छा, यहां से क्वेश्चन क्या पूछेगा? मिलेट्स के बारे में पूछेगा। व्हाई आर द मिलेट्स कॉल्ड कोर ग्रेन्स, गिव द न्यूट्रिशनल सिग्निफिकेंस। तो न्यूट्रिशनल सिग्निफिकेंस तो मैंने आपको बताया, न्यूट्रिशनल वैल्यू काफी ज्यादा हाई होती है। सुपर फूड है ये आपका, बिल्कुल सुपर फूड है ना। 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा और आपको ये लिख के आना है। अच्छा, अब जब इतनी बात हो गई भाई, जब चावल की बात हो गई, बाजरा की बात हो गई, सारी बातें हो गई, तो दाल कहाँ पीछे रह जाएगी? अब दाल की भी बात करेंगे। और जब दाल की बात हो ही रही है, जब आपका खाना कंप्लीट हो ही गया, तो फिर भाई आपको कुछ मीठा भी चाहिए। तो शुगर केन की बात होगी, गुड़ की बात होगी, जैगरी की बात होगी। तो ये देखते हैं। तो देखिए पल्सेस क्या, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर इंडिया खुद है भाई। इंडिया में दाल बहुत ज्यादा खाई जाती है, दाल के टाइप भी बहुत सारे हैं, है ना, तो खाई जाती है। मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन है वेजिटेरियंस के लिए। तो सबसे बड़ा प्रोटीन क्या है भाई, आप बताइए? तो दाल है, अलग अलग टाइप की। लेग्यूमिनस क्रॉप रिस्टोर सॉइल फर्टिलिटी, ये बात आपको याद रखनी है कि जो भाई दाल की खेती है उससे सॉइल की फर्टिलिटी रीगेन होती है। तो एक बहुत अच्छी फसल मानी जाती है। पता नहीं लोग इसे क्यों कम करते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल क्या है इसके? तूर, उड़द, मूंग, मसूर, पीस। अब आप कमेंट में बताइए आपको कौन सी दाल अच्छी लगती है। देखते हैं किसको भाई कौन सी दाल पसंद है। ग्रोन इन रोटेशन विद अदर क्रॉप्स, यानी रोटेशन में हम इसकी खेती करते हैं। भाई कोई खेती चल रही है, उसके बाद दाल की कर ली, फिर कोई और खेती कर ली, ऐसे करके हमारा काम चलता रहता है। अच्छा, उसके अलावा आप थोड़ी बात शुगर केन की भी कर लेते हैं। तो शुगर केन तो भाई 12 महीने होता है। चीनी तो आपको 12 महीने चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? बिना मीठे के कैसे रहेंगे आप? शुगर केन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप है, रिक्वायर्ड 21 से 27 टेम्परेचर है, 75 से 100 रेनफॉल है। मेन सोर्स जैसे शुगर, गुड़, जैगरी, ये बना रहे हैं। जैगरी और गुड़ तो एक ही बात है वैसे। अच्छा, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर ब्राजील, तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, आपकी किताब में एनसीईआरटी में एक वर्ड और दिया होगा जिसको बोलते हैं खांडसरी। तो खांडसरी क्या है? खांडसरी कुछ नहीं है, चीनी को ही थोड़ा सा प्रोसेस करके चीनी से खांडसरी बना लेते हैं, जो कि मिठाइयां बनाने में यूज होती है ना, स्वीट्स बनाने में। तो ये आपको याद रखना है। अब उसके अलावा अगर हम क्वेश्चन पे आते हैं तो क्वेश्चन क्या पूछेगा? व्हाई आर पल्सेस मोस्टली ग्रोन इन रोटेशन विद अदर क्रॉप, है ना। तो ये आपको लिख के आना है ना, समझ में आया होगा। अभी हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो स्टूडेंट्स, अब हमने ये सारी बात कर ली भाई, आपने मीठा खा लिया, आपने सब कुछ कर लिया, आपने दाल चावल रोटी सब आप आराम से खा चुके हैं। तो अब क्या करेंगे? अब भाई आपको खाने के बाद कुछ पीने भी चाहिए। अब पीने क्या चाहिए आपको, देखते हैं। तो पीने चाहिए आपको बेवरेज क्रॉप, यानी कि या तो आप चाय पियेंगे या तो आप कॉफी पियेंगे। अब देखते हैं आप क्या पियेंगे, आपको क्या पसंद है कमेंट में बताइए। आप चाय पर्सन है या कॉफी पर्सन है? देखते हैं कितने लोग यहाँ पे क्या ज्यादा पीते हैं। तो देखिए टी और कॉफी। अच्छा, टी कहाँ पे हो रही है पहले आप ये बताइए। तो टी हो रही है आपकी असम में, असम साइड ज्यादा हो रही है। असम की टी फेमस भी है पूरे में, है ना। और असम में काफी सारी टाइप की टी होती है, ये भी आपको याद रखना है। तो वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए, फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए, रिक्वायर्स डीप फर्टाइल सॉइल चाहिए, वेल ड्रेन सॉइल चाहिए, पानी भरना नहीं चाहिए वहां पे, है ना, ये बात पता होनी चाहिए आपको। रिच इन ह्यूमस चाहिए। अब ह्यूमस रिच होना चाहिए, तो हर जगह पे खेती नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारे इंडिया की सॉइल में ज्यादातर जगह पे ह्यूमस की कमी है ना। लेकिन जो जंगल वाला एरिया, ये भी आपको बताया था कि वहां पे ह्यूमस कंटेंट काफी सही हमें देखने को मिलता है, तभी तो असम में खेती हो रही है, वरना क्या हो रही होती। अच्छा, इसके अलावा लेबर इंटेंसिव, भाई आपको पत्तियां तोड़नी है, छोटी छोटी पत्तियां हैं, तो उसके लिए लेबर आपको कम चाहिए कि ज्यादा चाहिए? आपको लेबर ज्यादा चाहिए, है ना। लेकिन आपको हाई स्किल लेबर नहीं चाहिए, बस आपको लेबर चाहिए, है ना, ये आपको समझ आया होगा। अच्छा, अब थोड़ी सी कॉफी की बात कर लेते हैं। तो कॉफी जो वर्ल्ड में काफी फेमस मानी जाती है वो अरेबिका है। इंडियन कॉफी नोन फॉर इट्स क्वालिटी, क्वालिटी के लिए जानी जाती है। और जो हमारी अरेबिका कॉफी है वो यमन से स्टार्ट हुई थी, मतलब यमन की काफी फेमस है ना। फिर इसको बाकी जगहों पर भी उगाने लगे। ग्रेट इन डिमांड रहती है, ग्रोन इन नीलगिरी हिल्स और तमिलनाडु वगैरह, यानी साउथ साइड में इसकी खेती अच्छी खासी होती है, ये आपको याद रखना है। अब आपने कॉफी भी पी ली, अब कॉफी पी ली, अब आप और खेती करेंगे। अब इस बार आप क्या उगाएंगे? इस बार आप कुछ खाने पीने का नहीं उगाएंगे, इस बार आप कुछ यूजेबल चीजें उगाएंगे भाई, जिनका आपको यूज करना है। तो उनमें से पहली है कॉटन, नन फूड में पढ़ रहे हैं ये हम।
तो कॉटन, अच्छा सबसे पहले कॉटन उगाते किसमें है, तो ब्लैक कॉटन सॉइल में उगाते हैं, डेकन में ज्यादा उगाई जाती है, रिक्वायर हाई टेम्परेचर, है ना, लाइट रेन, बारिश भले ही कम हो तो काम चल जाएगा, 2 and 10 फ्रॉस्ट फ्री डेज, यानी फ्रॉस्ट फ्री डेज यहाँ पे हमें देखने मिलते हैं। अच्छा बारिश तो यहाँ पे कम है, लेकिन यहाँ पे पानी की रिक्वायरमेंट होती है, फिर भी ऐसा नहीं है कि आपको पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी यहाँ पे। ब्लैक कॉटन में, ब्लैक कॉटन जो मिट्टी होती है उसमें सबसे अच्छी कॉटन की खेती होती है। अच्छा उसके अलावा क्या है, उसके अलावा है जूट, तो जूट को बोलते हैं स्टूडेंट्स गोल्डन फाइबर। क्या बोलते हैं जूट को, गोल्डन फाइबर बोलते हैं। अच्छा जूट कहाँ पे उगा रहे हैं, तो अच्छा जूट को उगाया कहाँ जाता है सबसे ज्यादा, तो जूट को उगाया जाता है आपके बांग्लादेश साइड, वेस्ट बंगाल साइड, वहां पे काफी ज्यादा उगाते हैं। ग्रोज ऑन फर्टाइल फ्लड प्लेन्स, हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड, यूज्ड फॉर गनी बैग्स एंड मैट्स। अच्छा पहले होता था कि गनी बैग और मैट के लिए यूज कर रहे हैं बस, आजकल तो बहुत जगहों पे हम जूट को यूज करते हैं। बायोडिग्रेडेबल है, सबसे बड़ी बात तो यही है। अच्छा इसके अलावा रबर भी है, रबर का यूज कहाँ करते हैं, रबर तो आपको पता ही है कहाँ कहाँ पे यूज होती है। इक्वेटोरियल क्रॉप है, रिक्वायर मॉइस्ट क्लाइमेट, टेम्परेचर 25 से ज्यादा होना चाहिए, बारिश भी ज्यादा होनी चाहिए, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा यूज कहाँ करेंगे इसको, इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं सबसे ज्यादा। क्वेश्चन क्या आएगा यहाँ से, एक्सप्लेन द क्लाइमेट कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर कॉटन कल्टीवेशन। जूट के लिए भी पूछ सकता है आपको क्वेश्चन रबर के लिए भी पूछ सकता है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़ के जानी है और अच्छे से आपके आंसर्स को लिख के आना है। अच्छा इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जब एग्रीकल्चर की इतनी बात हुई तो भाई एग्रीकल्चर में कुछ आपको चेंज भी करना पड़ेगा, है ना। अब चेंज क्या करेंगे, तो देखिए इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लेके आएंगे। सबसे पहले आप क्या लेके आए, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, यानी अलग अलग इंस्टीट्यूशन क्रिएट किए गए जिससे कि भाई आप लोगों को सिखाया गया कि कैसे खेती आपको बेटर करनी है। उसके अलावा टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म, फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी लेके आए, लोगों को सिखा दिया अब नई टेक्नोलॉजी दो जिससे वो काम करेंगे। इसके बाद फाइनेंशियल स्कीम्स लेके आए कि लोन प्रोवाइड करो, मनी एंड क्रेडिट में भी पढ़ा था हमने, ये सब काम करा। अच्छा इससे हुआ क्या, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लेके आए तो कलेक्टिवाइजेशन सिखाया, लैंड रिफॉर्म सिखाया, और वही आप टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म देखेंगे तो ग्रीन एंड व्हाइट रेवोल्यूशन हुए, हमने अलग अलग रेवोल्यूशन करे। और वही आप फाइनेंशियल स्कीम देखेंगे तो वो कौन कौन सी है, केसीसी कार्ड है और पीएआईएस है, क्रॉप इंश्योरेंस है, यानी ये सारी चीजें करी गई। अब केसीसी कार्ड क्या है, केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड, आपने ऐड देखे होंगे इसके बहुत सारे, तो वो यहाँ पे स्टार्ट हुआ। एमएसपी स्टार्ट किया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के भाई इतना प्राइस तो आपको मिलेगा ही मिलेगा जिससे आपको नुकसान ना हो। और क्या है, चेक एक्सप्लॉइटेशन, कई किसानों का एक्सप्लॉइटेशन तो नहीं हो रहा, उसके लिए भी अलग अलग रूल्स एंड लॉस बनाए गए। और क्या है, वेदर बुलेटिन, कि भाई आगे कैसा मौसम रहने वाला है जिससे किसान पहले से ही प्रिपेयर रहे कि आगे बारिश होने वाली है, फ्रॉस्ट होने वाला है, क्या होने वाला है, तो वो सब भी स्टार्ट होते हैं। स्पेशल प्रोग्राम्स आते हैं टीवी और रेडियो पर, तो इससे भी किसानों की बहुत हेल्प होती है। अच्छा यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा, डिस्कस द टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस इन इंडिया, तो वो आपको बता के आने पड़ेंगे, ये लिख के आने पड़ेंगे, अच्छे अच्छे आंसर आपको। और देखते हैं और क्या हुआ इसमें। तो देखिए अब आ चुके हैं हम इस चैप्टर के ऑलमोस्ट एंड पर। तो एंड का आपका टॉपिक है भूदान एंड ग्रामदान। तो देखिए क्या हुआ था, जो हमारे महात्मा गांधी थे उन्होंने भी इसकी स्टार्टिंग करी थी शुरुआत में। इसके बाद जो इनके स्पिरिचुअल हायर थे, है ना, वो थे विनोबा भावे, उन्होंने इस चीज को आगे बढ़ाया। आगे बढ़ाया तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने लोगों से जाके एक रिक्वेस्ट करी कि भाई जिन लोगों पे थोड़ी ज्यादा जमीन है, पहले जमीन की इतनी वैल्यू नहीं हुआ करती थी, आपने अपने घरों में सुना होगा कि उन्होंने उनको जमीन दे दी, उन्होंने उनको जमीन दे दी पुराने समय पे और बिना किसी पैसे के दे दी। तो वही चीज यहाँ पे करी गई कि उन्होंने जब लोगों को बोला, इसको ब्लड लेस रेवोल्यूशन भी बोला गया। उन्होंने बोला कि भाई इन चीजों को दान करिए, अगर आपके पास एक्स्ट्रा है तो लोगों को दे दीजिए। तो बहुत सी जगह पे लोगों ने भूदान किया, जमीन का दान किया। अब जिन लोगों पे और ज्यादा चाहिए थी वह गाँव दान किए गए जमीन। अच्छा गाँव को दान कैसे करेंगे, ग्रामदान, तो जमींदार है उसके अंडर में पूरी जमीन आ रही है, फिर उसने वो जमीन पूरे में बांट दी। अच्छा ये ऐसा भी नहीं है कि इन लोगों ने बिल्कुल ऐसे अपने मन से किया था, सरकारी लॉज भी ऐसे थे कि आपको जमीन देनी पड़ेगी या कुछ पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट आप अपने पास रख सकते हैं, बाकी आपको जमीन दान करनी पड़ेगी। तो ये सारे स्टेप चले गए। 80-80 एकड़ बहुत सारे लोगों ने एकदम दान करा। ये श्री राम चंद्र रेड्डी, इनका एक उन्होंने 80 एकड़ एक बार में दान कर दिया कि भाई मैं दान कर रहा हूं, तो उनको देखे और सारे लोग इंस्पायर भी हुए। अच्छा ये किससे इंस्पायर थे, तो गांधी जी से थे। गांधी जी का जो ग्राम स्वराज्य था एक मिशन, उससे इंस्पायर थे विनोबा भावे जी। तो ऐसे करके चीजें चली। अच्छा किसान मजबूत होगा तो देश भी मजबूत होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये था आपका। अच्छा यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा, वाई इज भूदान ग्रामदान कॉल्ड द ब्लडलेस रेवोल्यूशन। यहाँ पे कोई ब्लड वगैरह कुछ नहीं हुआ था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था, लोगों ने अपने आप दान किया। तो ये था स्टूडेंट्स आपका एक चैप्टर।
जिसमें आई होप आपको ये पूरा समझ में भी आया होगा। एग्रीकल्चर के बारे में हमने सब कुछ देखा, कौन सी खेती है, कितने टाइप की खेती है, क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ समझा। एंड में हमने ये भी देखा कि कैसे जगह जगह पे भूदान ग्रामदान किए गए, ये भी देखा। तो आपको आराम से मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात देखिए आपके लिए, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। एकदम आपको शांति से चुपचाप पढ़ते रहना है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। सबको लगेगा भाई इसके नंबर तो ऐसे ही आएंगे, और एंड में जब आपका रिजल्ट आए तो सब शौक हो जाएंगे भाई इसने ऐसा कर कैसे दिया। और उसके हेल्प के लिए मैं आपके साथ हूँ, हमारा चैनल आपके साथ है, आपको सारी वीडियोस प्रोवाइड करी जाएंगी, प्रैक्टिस के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, सब कुछ किया जा रहा है, बस आप अपनी तैयारी इसी तरीके से बनाए रखें। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।